Good morning, dear students. So, beta, we are discussing about chapter number 3, civics. Why do we need a parliament? And yesterday we discussed about Lok Sabha, Rajya Sabha, and how government formed, किस तरह गवर्नमेंट बनती है, क्या इलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है, वो सारी बातें हमने की। बेटा थोड़ा टिपिकल बात थी, और अगर कोई डाउट है तो बेटा उसको चाहे आप 2 बार उस वीडियो को देखो, बट अच्छे से समझना है उसको, ठीक है। और इस चैप्टर का तो सारा निचोड़ ही वहाँ पे था, क्लियर। तो कोई भी डाउट आता है तो वो पूछ लिया करो, या कोई अगर प्रॉब्लम आती है या समझ नहीं आ रही तो एक से ज़्यादा बार देख लिया करो। अब तक आपके पास बेनिफिट है, आपके पास वीडियो अवेलेबल है, 2 बार देखो, 3 बार देखो। सो ओपन पेज नंबर 36 पे पैरा नंबर 3, तीसरे पैरे पे आ जाओ। तो कल हमने किया था कि गवर्नमेंट बनती कैसे है। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, जिनके जिस भी पार्टी के पास या ग्रुप के पास 272 प्लस मेंबर होंगे, उस पार्टी का गवर्नमेंट जो है बनेगा, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट बन गया था कल। अपोजिशन पार्टी की बात मैंने आपको बता दी थी। अब आते हैं थर्ड से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखो, एक तो क्या हुआ, पहले पार्लियामेंट बन गई, उसमें गवर्नमेंट हमने डिसाइड कर दिया, अपोजिशन डिसाइड कर दिया, फिर उसके बाद क्या होता है, हम एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, इंडस्ट्री मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर्स, इसको हम यानी कि हम लोग एक कैबिनेट बनाते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर को काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। डिफरेंट वर्किंग उनकी होती हैं। अब उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, यानी कंट्री के रिगार्डिंग मेजर जो डिसीजन लेंगे, मेजर जो फैसले लेंगे, या मेजर जो काम करेंगे, वो कौन करेंगे, वो मिनिस्टर्स करेंगे। तो उनको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। So the executive, as you read in chapter 1, is a group of person, okay, group of person who work together to implement the law made by parliament. तो पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ बनते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन कराती है, एग्जीक्यूटिव। तो पहले उसको मिनिस्टर्स जो हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में उसको अप्लाई करते हैं, नीचे फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो उसको लोअर लेवल तक, जनता तक पहुंचाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। तो यूजुअली गवर्नमेंट में मेन जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव का ही होता है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग या फिर लॉ मेकिंग, और नीचे जनता तक काम जो पहुंचाती है या रूल को अप्लाई कराती है वो एग्जीक्यूटिव कराती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। अब लोकसभा के अंदर जिस पार्टी ने सीटें जीती हैं उसी का गवर्नमेंट बनता है। तो गवर्नमेंट जिसका बनेगा, गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। From the MPs who belong to our party, the Prime Minister select ministers to work with her to implement decisions. तो पार्लियामेंट क्या करता है, अपने हेल्प के लिए कुछ मिनिस्टर्स को चुनता है, ठीक है। These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. फिर वो मिनिस्टर्स डिफरेंट एरिया के काम जो है ले लेते हैं, यानी कि जैसे आपको बताया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनता है तो वो फाइनेंस वाला काम देखेगा, कोई होम मिनिस्टर है तो वो सारा लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेगा, ठीक है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है तो एजुकेशन रिगार्डिंग काम करेगा। Often times in recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. लास्ट के कुछ ऐसे टाइम में देखने को मिला है कि कोई एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता, यानी कि कोई एक सिंगल पार्टी 272 प्लस सीटें नहीं जीत पाती, ठीक है। जैसे 2014 में तो बीजेपी के पास 282 सीट्स थी, वो मेजॉरिटी में थी, बट 2009 के अंदर क्या था, कोई भी पार्टी को 270 सीट्स नहीं मिली थी। 2009 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मेजर पार्टी तो उस टाइम भी बीजेपी और
कांग्रेस ही थी, ठीक है। अब उस टाइम पे कांग्रेस जो थी वो लीडिंग पार्टी थी, और कांग्रेस जो थी वो लीडिंग पार्टी थी, और उसके पास अराउंड 206 सीट्स थी। बीजेपी जो थी वो सेकंड नंबर पे थी, उसके पास थे 116। बाकी सब पार्टीज़ के पास थोड़ी थोड़ी सीटें थी, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 20 हैं, कोई 16 हैं, इस तरह से। तो आप देखो मेजर पार्टी कांग्रेस थी और उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है, यानी क्योंकि मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए 272 प्लस, और इसके पास 272 नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस ने कुछ पार्टीज़ को अपने फेवर में लिया, अपने साथ मिलाया और उनकी सीटों को मिला के 272 सीटें की, तब जाके उसकी गवर्नमेंट बनी। तो ये जो जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिल के गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसको कहा जाता है कोalition गवर्नमेंट। कोalition यानी हिंदी में बोलते हैं गठबंधन, ठीक है, उसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। So they then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government। तब क्या करते हैं, जब किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती, यानी कि 272 प्लस सीटें नहीं मिलती, तो वो कुछ अदर पार्टीज़ के साथ मिल जाती है, ठीक है, और अपना गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट। The Rajya Sabha functions primarily as the representative of states of India in Parliament। तो मैंने आपको कल बताया था राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass। और कुछ बिल ऐसे होते हैं, कुछ लॉ ऐसे होते हैं, वैसे तो ज़्यादा पावर जो है वो लोकसभा की है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो चुन के गए हैं, ठीक है, डायरेक्टली जनता ने चुने हैं। राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली जनता से चुने हुए नहीं होते, ठीक है, तो इसीलिए लोकसभा की जो पावर्स हैं ज़्यादा है। बट कुछ ऐसे बिल हैं, वैसे कोई बिल इंट्रोड्यूस होना हो, कोई नया कानून बनना हो तो पहले लोकसभा में आता है, बट कई कुछ केसेस में राज्यसभा में भी आ सकता है। ओके, रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। तो कुछ एक्ट ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी बिल हैं जो राज्यसभा में इनिशिएट हो सकते हैं। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉ इनिशिएटेड बाय लोकसभा। राज्यसभा के पास ये भी पावर है कि लोकसभा में अगर कोई बिल आया है तो वो बिल फिर राज्यसभा में जाता है, वो उसको रिव्यू करते हैं, अल्टर करते हैं, अगर मान लो कुछ चेंज करना ज़रूरी है तो वो उसमें चेंज करते हैं, और फिर राज्यसभा से पास होता है। फिर वो कुछ ऐसे भी बिल हैं जिसमें स्टेट असेंबलीज़ की भी पासिंग कंपलसरी है, फिर प्रेसिडेंट से साइन होके वो फाइनल जो है लॉ बन जाता है। The member of Rajya Sabha are elected by the elected member of legislative assemblies of various state। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया 233 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं टोटली। तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, जनता में उनका चुनाव नहीं होता, वो सिर्फ जिस स्टेट के में हैं, ठीक है, तो उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं उन्हीं के थ्रू इलेक्शन होता है, ठीक है, तो वही चुन के भेजते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो कितना मेंबर है राज्यसभा के अंदर, 233 तो है इलेक्टेड और 12 जो है नॉमिनेटेड। किसमें, राज्यसभा में, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है सेकंड, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट का काम और क्या है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, गाइड करना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विद ए क्वेश्चन आवर।
अब जब पार्लियामेंट में कार्रवाई शुरू होती है, यानी कि मान लो आज पार्लियामेंट शुरू हुई है काम करना, तो पहला जो 1 घंटा होता है उसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of government। तो उसमें क्या होता है, जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो अपने अपने रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है खड़ा होकर कोई कुछ भी बोलने लग जाए, कुछ भी पूछने लग जाएगा। उनको पहले रिटन में क्वेश्चन जो है वो देना पड़ता है स्पीकर के पास। तो उसका जो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्पीकर के पास, तो ऐसे तो फिर वहाँ पे एक बहसम बहसी हो जाएगी, कोई काम ही नहीं हो पाएगा। वैसे तो हो भी जाती है, बट वहाँ पे एक प्रोसीजर बना है। पहले आप क्वेश्चन जो है रिटन में दोगे, स्पीकर के पास हो जाएगा, स्पीकर जो है वो कंसर्न मिनिस्टर को वो क्वेश्चन भेजेगा, ठीक है। तो उसके टाइम फिक्स होएगा भी इस डेट को, इस दिन आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। So this is a very important way through which the parliament control the executive। और पार्लियामेंट एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू क्या होता है कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में अपना कहीं ना कहीं व्यू लेती है, ठीक है, और पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। By asking question, the government is altered to its shortcoming and also comes to know the opinion of people through their representative in पार्लियामेंट। ओके, तो अब मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया या कोई ऐसा प्रोविज़न किया, तो अगर मान लो उस पर कोई अपोजिशन नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब क्या है कि वो एक्ट जो है वो बिल सही है, लोग उसको पसंद करते हैं, यानी कि वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बट अगर मान लो उस पर कोई अपना कमेंट कर रहा है, भाई इसमें ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको नेसेसरी चेंज करती है उस बिल में और फिर उसको आगे प्रोसेसिंग पे लेती है। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। द अपोजिशन पार्टी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो सरकार मनमानियाँ करने लगेगी, और जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है वो अपने फेवर के पॉलिसीज़ लाने लग जाएगी, क्योंकि उसको पता है कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पावर उनके ऊपर नहीं है। तो अपोजिशन क्या करती है, अगर गवर्नमेंट कोई लॉ ठीक नहीं लाती या किसी में कोई ड्रॉबैक है या किसी पर्टिकुलर लोगों के या क्लास के अगेंस्ट है, तो वो उसको पार्लियामेंट में बताती है कि इसकी वजह से ये नुकसान है या ये फ्यूचर में ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो अपोजिशन जो क्या करती है, अपोजिशन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, और ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का फीचर है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट एंड मोबाइलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ऑन पॉलिसी। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करते हैं और अपने लिए सपोर्ट जो है वो मोबाइलाइज करते हैं। यानी दूसरा अगर मान लो कोई पार्टी है, अदर को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो वो अपनी पॉलिसीज़ लोगों को बताती है, भाई अगर हम गवर्नमेंट में आएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, जिससे लोग उनकी तरफ आ जाते हैं, उनको वोट देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आओ, 38 पे। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by questions asked by MPs. In addition, in all matter dealing with finance, the parliament approval is crucial for government. इसी तरह अगर मान लो गवर्नमेंट को कोई एक्सपेंस करना है, खर्चा करना है, तो उसमें भी पार्लियामेंट की एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये कई ऐसे मेज़र हैं जिससे आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है एंड उसको गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है। The MPs as representative of people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of functioning of Indian democracy. Okay, so अब आपको होता है MP as representing the people। अब जो MP है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने पर्टिकुलर एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उनका कंट्रोलिंग में, गाइडिंग में, इन्फॉर्मिंग में पार्लियामेंट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उनका,
ठीक है। एंड आपको पता है ये एक की फीचर है पार्लियामेंट का, डेमोक्रेसी का, क्योंकि अब जो रूलर हैं पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है, अगर उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो कंट्रोल होना ज़रूरी होता है। तो पार्लियामेंट क्या करती है, वो गवर्नमेंट पे एक कंट्रोलिंग सिस्टम बना के रखती है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड सी, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। वी शैल रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लॉ मेकिंग, कानून कैसे बनते हैं, और ये भी पार्लियामेंट का ही एक काम है। चलिए, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग हैं? सो पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर रूरल मेंबर एज ऑल्सो मेंबर फ्रॉम द रीजनल पार्टीज। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है नई दिल्ली में, अब उसमें ये नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रीजन, एक ही पर्टिकुलर स्टेट के लोग हैं, नहीं। आप 41 पेज पे जो मैप है उसको मैंने आपको बताया था कि ऑल ओवर इंडिया से कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने पूरे इंडिया को डिवाइड किया है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर चुन के जो है वो पार्लियामेंट में आता है, ठीक है। उसमें कुछ नेशनल पार्टी के भी मेंबर हैं, कुछ स्टेट पार्टी के मेंबर हैं, कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर भी हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। तो जनता को जो कैंडिडेट अच्छा लगता है वो उसको वोट दे के जिताते हैं और उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो उसमें कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, ग्रामीण मेंबर भी हैं, शहरी लोग भी हैं, शहरी मेंबर भी हैं, वीमेन भी हैं, मेन भी हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स that were till now unrepresented are begin to get elected to parliament। अब वो लोग भी जिनको अब तक कहीं कुछ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया था, अब उन लोगों के पास भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है। जैसे एंशियंट पीरियड में, या मैं कहूँ कि आज से 100-150 साल पहले तक भी जो SC/ST यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनको सोसाइटी में वैल्यू नहीं मिलती थी, उनको बल्कि सोसाइटी से बाहर ही रहना पड़ता था, कोई डिसीजन मेकिंग में उनका पार्ट नहीं था। उनको भी हमने पार्लियामेंट में एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसीलिए रिजर्वेशन किया गया है। तो 543 टोटल सीट्स हैं लोकसभा में, जिसमें से 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं किसके लिए, SCs के लिए। 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं किसके लिए, STs के लिए, ठीक है। तो हमने रिजर्वेशन क्यों किया है, क्योंकि वो लोग बहुत लंबे टाइम से पिछड़े हुए थे, उनके पास फंड नहीं है, उनके पास सोर्सेज नहीं है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन सिस्टम रखें तो अपर कास्ट के लोगों के पास तो हर तरह की फैसिलिटी पहले से अवेलेबल रही है, तो ऐसे में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके राइट्स दबे रह जाएंगे, उनका जीतना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या किया गया है, उसमें रिजर्वेशन किया गया है। So there has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes। तो इसी वजह से अभी बहुत सारे जो दलित यानी ऐसे लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। Let us look at the following table that shows the percentage of population who voted in Lok Sabha election in different years। ठीक है, तो इसी वजह से अपना जैसे बिगिनिंग में जब पहली बार 1951 में वोटिंग हुआ था, तब टोटल वोट परसेंटेज कितना था, 61%। ठीक है, और 2014 में 16th लोकसभा के लिए जो वोटिंग हुई है उसमें 66%। ठीक है, तो यानी कि ये वोटिंग परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, कभी थोड़ा बहुत घट गया या बढ़ गया। तो 66% का मतलब क्या है कि 34% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। वोट ना देने का कारण क्या है, या तो वो बंदा उस वोटिंग वाले दिन अपने शहर में नहीं होगा जिस जगह पे उसका नाम रजिस्टर्ड है। ठीक है, क्योंकि अभी अपने इंडिया में ऑनलाइन वोटिंग का कोई प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है। भाई मैं टोहाना में पक्के तौर पे रहता हूँ, यहीं पे मेरा वोट बना हुआ है, बट फ़िलहाल मान लो मैं कहीं चला जाता हूँ चंडीगढ़ में, दिल्ली में, तो वोटिंग के दिन मेरा आना पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अनपढ़ हैं,
ठीक है, जो काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं अब क्या लाइन में लगेंगे इतनी देर एक वोट के लिए, मिलना कुछ है नहीं है तो ये, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो कुछ हाई सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं वो लाइनों में लगना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा तबका है जो वोट नहीं देता, बट वोट देना चाहिए भाई, क्योंकि ये हमारा एक मेन राइट है, इसी के थ्रू हम गवर्नमेंट चुनते हैं। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो सोसाइटी का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं दिखाती। देयर इज़ अ रियलाइजेशन what when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation। तो यानी कि देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर, भाई ये उस टाइम इम्पोर्टेंट हो जाता है ये इंश्योर करना कि कम्युनिटीज़ दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज क्या होता है, उनको साइड कर देना। ठीक है, तो पहले जो हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज यानी कि ऐतिहासिक तौर पे जिनको मार्जिनलाइज किया गया था, और वो कौन लोग थे, ज़्यादातर ऐसी लोग ही होते थे, तो उन लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो अगर मान लो उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, सबको इक्वल वैल्यू दी गई है। बट अगर मान लो उनका इक्वल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, या ऐसा हो जाता है जिस लोगों की परसेंटेज कम है पॉपुलेशन में और पार्लियामेंट में उन लोगों का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने अपने दबदबे का फ़ायदा उठाया। क्लियर, तो इसीलिए क्या है कि हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SCs एंड STs। तो हमने SCs STs को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन किया, और वो ये बिगिनिंग से ही है, और अभी करंट रिप्रेजेंटेशन इतना है। This has been done so that MPs elect from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in parliament। तो हमने क्यों कंपलसरी किया है, क्यों रिजर्व की है ये सीटें, भाई इतनी सीट पे SCs ही आएंगे, इतने सीट पे STs ही आएंगे, क्योंकि ये लोग उसी कम्युनिटी के लोग होंगे जिस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया गया, यानी जिसको एक लंबे पीरियड तक साइड रखा गया था, उनके अंदर बहुत गरीबी है, समस्याएं हैं, तो उनकी समस्याएं तो वही लोग ही अच्छे से बता सकते हैं। तो इसीलिए हमने उस कम्युनिटी को पार्लियामेंट में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या किया था, रिजर्वेशन किया। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seat for women। अब ये भी सजेस्ट किया जाता है कि विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो फिक्स होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। अब ऑब्वियसली हाफ मैन है हाफ वुमेन है, किसी भी पॉपुलेशन में आधे अगर मेल होंगे तो आधी फीमेल होंगी, तो फिर पार्लियामेंट में हाफ हाफ क्यों नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट में तो वीमेन गिनी चुनी है। क्लियर, इसका मतलब वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनफ नहीं है, और अकॉर्डिंग टू सिस्टम या अकॉर्डिंग टू उनकी पॉपुलेशन नहीं है। दिस इशू स्टिल बीइंग डिबेटेड। अब ये जो बिल है वीमेन रिप्रेजेंटेशन का, वीमेन रिजर्वेशन का, ये अब तक पेंडिंग पड़ा है। 60 years ago only 4% of MPs were women and today just above 11%। ठीक है, 60 साल पहले भी विमेन 4% ही थी पार्लियामेंट में, आज भी 11% तक ही हैं। पॉपुलेशन तो उनकी 50%, और मेंबर पार्लियामेंट में कितने 11% ही हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। It is issue of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democracy system is representative enough। तो यहाँ से एक डाउट पैदा हो जाता है, क्वेश्चन पैदा हो जाता है, भाई जब हाफ पॉपुलेशन इनकी है हाफ इनकी है, तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वलेंट क्यों नहीं है, या फिर एक प्रॉपर, चलो इक्वल ना हो
ठीक ठाक सा तो रेशो हो, ये तो बहुत ज़्यादा रेशो हो गया, यानी कि रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रखा हुए है। The fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जैसे मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, वो सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। अब हमारी सोसाइटी में क्या है कि मेल ज़्यादा हैं, जो दिखाता है कि इंडिया इज़ ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और ऑब्वियसली इंडिया में मेल डोमिनेटेड सिस्टम ही है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो जिसमें हमने मैंने आपको बेसिक बताया क्या उसका सीट्स हैं, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कौन गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट का काम क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्यों रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ये सारी बातें। ठीक है, तो इसमें बेटा ग्लोसरी में कुछ वर्ड्स हैं, वो मीनिंग आपको करने हैं, जैसे अप्रूवल, कोलिशन, अनरिजॉल्व, और जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं भेज दूंगा। ओके बेटा, सो कोई डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हो। चैप्टर अच्छे से ये देखो और इसको समझो। ओके, थैंक यू।